नमस्कार, लाउड इंडिया टीवी पर आपका स्वागत है। मैं हूं संतोष भारतीय। आज का दिन अपने देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। विनेश फोगाट, नीरज चोपड़ा, हमारी हॉकी टीम, ये तीनों ओलंपिक में आज क्या कमाल कर सकते हैं और इसके अलावा एक और बच्ची है जो पहलवानी में शायद सेमीफाइनल में पहुंच सकती है। वो क्या कमाल कर सकते हैं, ये देखने की बात है। लेकिन भारत ने इस बार ओलंपिक में काफ़ी दमदार प्रदर्शन किया है, इसके लिए उनको बधाई। पर उससे ज़्यादा चिंता की बात हमारे पड़ोसी देश में है, बांग्लादेश में, जहाँ पर भारतीयों के खिलाफ, भारतीय मंदिरों के खिलाफ तेज़ी के साथ एक विद्वेष सा फैला हुआ है और हमारे सारे टेलीविज़न चैनल तेज़ी के साथ हिंदुओं के घर पर हमले और मंदिरों पर हमले का गाना गा रहे हैं और बहुत तेज़ी से गा रहे हैं। उनकी शायद कोशिश ये है कि हिंदुस्तान में भी ऐसा ही कुछ हो। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ऐसे टेलीविज़न चैनल हैं जिन्होंने उन सवालों को नहीं दिखाया जिनके जवाब खुद बांग्लादेश में है। ढाका विश्वविद्यालय के छात्र हिंदू मंदिरों की रक्षा कर रहे हैं। वहाँ पर छात्र आंदोलन के नेता, जिसने नई सरकार बनाने में बहुत बड़ा रोल प्ले किया और हसीना जी को, शेख हसीना जी को वहां से इस्तीफा देने के ऊपर मजबूर किया और इतना जबरदस्त छात्र आंदोलन किया जो पूरे एशिया में या दे दुनिया में कहीं नहीं हुआ, जिसकी वजह से सेना को छात्रों के साथ आना पड़ा। उन छात्रों ने कहीं पर भी सांप्रदायिक या कम्युनल कोई भी लाइन नहीं ली। उन्होंने सिर्फ अपने देश की इकोनॉमी को लेकर के बात की और आज जब वहाँ के प्रधानमंत्री पद पर मोहम्मद यूनुस साहब, जो वहाँ के बड़े अर्थशास्त्री हैं, दुनिया में उनका सम्मान है, उन्हें नोबेल प्राइज मिला है और जिन्हें शेख हसीना ने एक तरीके से कहा था कि ये तो सूदखोर है। उस आदमी को जब छात्रों ने कहा, उन्होंने सेना को नहीं कहा, उन्होंने किसी अवामी लीग के लीडर को नहीं कहा, उन्होंने किसी मुस्लिम लीग के लीडर को नहीं कहा, उन्होंने किसी और को नहीं कहा, उन्होंने नाम लिया सिर्फ मोहम्मद यूनुस साहब का, जो बड़े अर्थशास्त्री हैं। हमारे टेलीविजन चैनलों ने लगातार मोहम्मद यूनुस के खिलाफ एक कैंपेन शुरू कर दिया कि ये तो शेख हसीना के खिलाफ थे। ऐसा लग रहा है जैसे वहां पर जो कुछ हुआ, शेख हसीना बिल्कुल पाक साफ थी। उन्होंने वहाँ के इकोनॉमी को, वहाँ की अर्थव्यवस्था को बिल्कुल बना के रखा था। अर्थव्यवस्था बहुत सारी चीजों से बनती है, इसमें शेख हसीना का योगदान जरूर रहा होगा, लेकिन उस अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ने से रोकने के में भी उनका बहुत बड़ा रोल है। और ऐसा कैसे हुआ, मेरा सवाल है कि हमारे टेलीविजन चैनल ये बता रहे हैं, जो अचानक घटना होने के बाद दुनिया के सबसे ज्यादा महान ज्ञाता हो गए हैं। या तो इनको सरकार फीड कर रही है, हमारा विदेश मंत्रालय फीड कर रहा है, या इनको कोई विदेशी शक्तियां फीड कर रही हैं। कौन फीड कर रहा है? ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं इसके पीछे आईएसआई का हाथ है और आईएसआई की और खालिदा जिया की बेटे की लंदन में मीटिंग हुई और इतनी बड़ी चीज हो गई और बांग्लादेश की सरकार को कुछ पता ही नहीं चला। पिछले 6 महीने से, कोई कह रहा है 2018 से इसकी तैयारी चल रही थी, यहाँ पर हसीना जी को हटाने की, शेख हसीना को हटाने। इतना ही नहीं, ये भी कह रहे हैं इसमें अमेरिका भी शामिल है, इसमें चीन भी शामिल है, इसमें पाकिस्तान भी शामिल है। सवाल ये है तो शेख हसीना की सीआईडी क्या कर रही थी, इंटेलिजेंस क्या कर रही थी, उनकी मिलिट्री इंटेलिजेंस क्या कर रही थी? सब खा पी के सो रहे थे, उन्होंने उनको खबर क्यों नहीं दी? अब कह रहे हैं कि हमारे राजदूत ने उनसे ये कहा था कि आपकी जान को खतरा है, इसलिए आप वहां से भाग आइए। ये सारी चीजें आज हमारे टेलीविजन चैनलों के इन्वेस्टिगेशन में सामने आ रही हैं, लेकिन वो ये सवाल नहीं पूछ रहे हैं कि शेख हसीना जो प्रधानमंत्री थी वहां की, उनके रहते हुए भारत सरकार ने उनको पूरा सपोर्ट किया। तो हमारी रॉ क्या कर रही थी? हमारी मिलिट्री इंटेलिजेंस क्या कर रही थी? दुनिया की मिलिट्री इंटेलिजेंस क्या कर रही थी? जो जो बांग्लादेश के दोस्त हैं, या बांग्लादेश का कोई दोस्त नहीं है आज की तारीख में, तो लगता है बांग्लादेश का कोई दोस्त नहीं है। किसी ने उनको शेख हसीना को अपने यहाँ आने की दावत नहीं दी। हमने दावत दी
अपने यहाँ 3 दिन 4 दिन रखा। अब खबर ये है कि वो शायद दुबई या जद्दा में जा सकती हैं। लेकिन सवाल ये नहीं है, सवाल ये कि हमारी इंटेलिजेंस, हमारी आईबी, हमारी रॉ, हमारी मिलिट्री इंटेलिजेंस भारत की ये क्या कर रही है? ये सारी दुनिया में जासूसी की बात करते हैं। पाकिस्तान में जासूसी की बात करते हैं, चीन में जासूसी की बात करते हैं, बांग्लादेश में जासूसी की बात करते हैं और फिर आप कहते हैं हमने कई मौकों पर शेख हसीना को बचाया। फिर आप कहते हैं सब कुछ के बावजूद कि जब वहाँ मिलिट्री कू हुआ और जिसमें शेख मुजीब की हत्या हुई, उसके पहले हमने उनसे कहा था कि आप निकल आएँ लेकिन वो नहीं आए। मेरा सिर्फ सवाल इतना है कि हमें अपने सिस्टम के ऊपर गौर करना चाहिए। हमें मतलब भारत को। छात्र आंदोलन की तारीफ करनी चाहिए जिसने बिल्कुल आर्थिक विषयों पर और सामाजिक विषयों पर बांग्लादेश का छात्र आंदोलन अपने हाथ में रखा, उसे भटकने नहीं दिया। इतना बड़ा छात्र आंदोलन हाल फिलहाल देखा नहीं गया। छात्र आंदोलन कैसे देश की तकदीर लिख सकते हैं, ये बांग्लादेश के छात्र आंदोलन ने साबित कर दिया। हम अपने देश में हमें चाहिए कि बांग्लादेश से सीख लेकर के हम उन सारे सवालों का हल तलाशें जिनकी वजह से बंगाल में बांग्लादेश में छात्रों ने आंदोलन किया। वो सवाल हमारे यहाँ भी। उन सवालों का जवाब हमको हर तरह से सोचना चाहिए और उसके लिए सारे राजनीतिक दलों को मिलकर के उसका हल निकालने का एक तरीका पेश करना चाहिए। क्योंकि आप ये मत मानिए कि हम अगर सवाल हल नहीं करेंगे तो सवाल चुप बंद हो जाएँगे, सवाल खामोश हो जाएँगे, नहीं सवाल चीखते हैं और वो चीख 2 साल में, 5 साल में, 10 साल में देश की तकदीर को बदलने की कोशिश करती है। और मैं अपनी विनम्रता के साथ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से ये अनुरोध करना चाहता हूँ कि आप बहुत समझदार हैं, आपको जनता ने पुनः विश्वास दिया है, आप देश में तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं। कृपा करके उन सवालों की फ़हरिस्त फिर से निकालिए जिन सवालों को आप ही ने उठाया। उन सवालों को सिरे से हल करने की बात कीजिए। क्योंकि बांग्लादेश में भी हमारी भूतपूर्व प्रधानमंत्री जो हमारे देश के काफ़ी नज़दीक थीं और जिन्होंने चीन और पाकिस्तान के मुकाबले भारत को तरजीह दी थी, लेकिन अपने यहाँ के सवाल हल नहीं कर पाईं। तो हमें एक हमारे साथ परेशानी ये है कि हमारा एक भी पड़ोसी इस समय भारत सरकार के या भारत देश के प्रति संवेदनशील नहीं है। पाकिस्तान हो, माले हो, लंका हो, नेपाल हो, म्यांमार हो, जितने देश हैं और अब बांग्लादेश हमारे साथ नहीं है। हम अपनी तरफ उन सारे लोगों से घिरे हुए हैं, हमारी सीमाएँ घिरी हैं, जो भारत को पसंद नहीं करते। ऐसा नहीं लगता कि कहीं हमारी विदेश नीति में चूक हो रही है, कहीं हमारी ट्रैक टू डिप्लोमेसी में चूक हो रही है, हमारे संवाद खत्म हो रहे हैं और अब बांग्लादेश। मैं प्रधानमंत्री जी से निवेदन ये कर रहा हूँ कि प्रिय प्रधानमंत्री जी, उन सवालों को भी हल कीजिए जो देश के सवाल हैं। सीमा के सवाल सेना लड़ लेगी, अगर मान लीजिए किसी से दोस्ती नहीं होगी, हमारी सेना बहुत गौरवशाली है, बहुत बहादुर है, वो लड़ लेगी। लेकिन देश के सवालों को सेना नहीं हल करेगी, देश के भीतर उठ रहे सवालों को, जो सवाल चीख रहे हैं, चाहे बेरोज़गारी के नाम पर हो, चाहे महँगाई के नाम पे हो, चाहे विभिन्न समुदायों में मित्रता के नाम पर हों, वो सवाल आप ही को हल करने हैं और लोगों ने आप में विश्वास व्यक्त किया है। जिस तरह आपने बांग्लादेश के सवाल के ऊपर सर्वदलीय बैठक बुलाई, इन सवालों पर भी सर्वदलीय बैठक बुलाइए। बैठक न भी बुलाए तो नेता जितने भी विपक्षी नेता हैं उनसे एक नोट माँगिए। इन सवालों को हल करने में आपकी क्या राय है? इसमें कोई अपमान नहीं है। देश किसी भी पार्टी से, किसी भी व्यक्ति के अहम से बड़ा होता है। ऐसा नहीं कि हमने कल कुछ कह दिया तो अब उसको हमको लकीर पीटनी ही है। देश में लकीर नहीं पीटी जाती, देश में सवाल हल किए जाते हैं। तो अगर आप मेरे जैसे एक छोटे आदमी को, एक छोटे पत्रकार की राय सुनना चाहते हैं और हमें राय देने का हक है क्योंकि आप हमारे प्रधानमंत्री हैं। हम ही लोगों के वोट से आप प्रधानमंत्री बने हैं। तो आपका अगर मन करे तो इन सवालों के ऊपर देश के सभी लोगों से, विपक्षी लोगों से
और एक ध्यान दीजिए, बांग्लादेश में जो एक नई चीज हुई है, वो ये कि किसी भी राजनीतिक व्यक्ति के पक्ष में वहां का छात्र आंदोलन, वहां के छात्र नेता नहीं है। वो एक अर्थशास्त्री के पक्ष में है। इसका इसका एक संकेत ये मिलता है कि हमें अपने देश के तमाम अर्थशास्त्रियों से, खासकर उन अर्थशास्त्रियों से जो ढिढोरची नहीं है, उन अर्थशास्त्रियों से जो विरुदावली नहीं गाते हैं, उन अर्थशास्त्रियों से जो जनता के सवाल उठाते हैं, उनसे आपको वार्ता करनी चाहिए, उनसे नोट मँगाने चाहिए, उनसे समस्याओं के हल माँगने चाहिए और फिर तय करना चाहिए। तय करने का हक आपका है, लेकिन आपके टेबल के ऊपर सारे राय हों, सारे विज़न हों, सारे सारे रास्ते हों, उनमें से फिर आप चुनिए कि इस देश के लिए इस समय कौन-सा अच्छा रास्ता है। सारी दुनिया में युद्ध का माहौल है। हम युद्ध के माहौल में अभी बचे हुए हैं। ईरान, इज़राइल, अभी बांग्लादेश और बीच में हम। तो हम अगर किसी के साथ खड़े होते हैं, तो हम अपने देश का शायद अहित करेंगे। इसलिए मैं तारीफ़ करता हूँ कि आपने अभी किसी का साथ नहीं लिया। लेकिन जनता के सवाल बंद नहीं हैं, जनता के सवाल बढ़ रहे हैं। उन सवालों को हल करने में आदरणीय प्रधानमंत्री जी सिर्फ़ और सिर्फ़ आप, आपकी समझदारी, आपका दृष्टिकोण, आपकी कल्पना, आपका भविष्य का नक्शा ही सक्षम है। इसलिए आप जितना लोगों को अपने नज़दीक लाएँगे, आप बड़े बनेंगे और आशा है आप मेरी इस छोटी-सी प्रार्थना के ऊपर जो क्योंकि मेरा हक है कि मैं इस देश का नागरिक हूँ, मैं आपको कह सकूँ क्योंकि आप हमारे प्रधानमंत्री हैं। इसलिए प्रिय प्रधानमंत्री जी, इसके ऊपर ध्यान दें। नमस्कार।